जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। आज का ट्रेडिंग सेशन, तारीख आज है 29 जुलाई 2025। आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो बड़ा वोलेटाइल रहा। पहले हमने देखा कि मार्केट जो है वो 500-600 प्लस और उसके बाद जो है वो हमें जो माइनस बंद हुई है 1415 पॉइंट मार्केट आज नीचे बंद हुई है। तो क्या ये शुरुआत है उस डाउनफॉल की जिसका हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं और उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमें दिख रहा है कि मार्केट के अंदर एक ऐसा प्रेशर जनरेट हुआ है जो कि अभी सरफेस पर है और अंडर द सरफेस है और सरफेस पर आज आना शुरू हुआ है। देखें, जब चीज़ें अंडर द सरफेस होती हैं तो उनकी कुछ अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बीमारी इंसानी जिस्म के अंदर बिल्कुल स्टार्ट के अंदर होती है तो उसकी अलामात नुमायां होना शुरू हो जाती हैं। मार्केट की सरफेस के नीचे क्या चल रहा है वो आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ जाएगा और चार्ट के ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा इंडिकेशन है वो होता है वॉल्यूम। मार्केट के अंदर वॉल्यूम का गायब होना, जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो में बताया कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम गायब हो रहा है। क्या ये खतरे की घंटी है? तो आज फिर उसकी खतरे की घंटी बजी और उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि मार्केट ने बहुत कोशिश की कि वो कहीं से लिक्विडिटी जनरेट हो जाए और मार्केट को वॉल्यूम सपोर्ट कर जाए, लेकिन बिलाखिर मार्केट को वॉल्यूम सपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ पर कोई एनालिस्ट बात करेगा कि जी आज चूंकि रिजल्ट था और टेक्सटाइल सेक्टर का बहुत सारे रिजल्ट था, FFC का रिजल्ट था और जैसे आरक्रोमा का रिजल्ट आया और इसी तरह से और शुगर सेक्टर में से रिजल्ट आए, तो इस वजह से आज मार्केट के अंदर ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिली है। लेकिन अगर यही बात हम मान लें कि चलें रिजल्ट की वजह से वोलेटिलिटी है, तो दूसरी तरफ हमें वॉल्यूम दिखाएं भाई। वॉल्यूम तो मार्केट के अंदर है ही नहीं, वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट है ही नहीं। अगर ये वोलेटिलिटी इस वजह से आई है तो वॉल्यूम तो एक एवरेज से अच्छा वॉल्यूम लगना चाहिए था ना। फिर मार्केट में आइदर सेलिंग साइड या बाइंग साइड, दोनों में वॉल्यूम हमें नजर आना चाहिए था। वॉल्यूम तो नजर नहीं आया। वॉल्यूम तो आपके सामने 213 मिलियन का भी नहीं लगा KSE 100 इंडेक्स में। और आज की हालांकि फॉल था, फॉल में पैनिक सेलिंग होती है और पैनिक सेलिंग करके किसी स्टॉक के अंदर माल छुड़वाया जाता है और बिग प्लेयर उसको या स्मार्ट मनी जो है, कहना ज़्यादा बेहतर है कि स्मार्ट मनी उसको अकेमुलेट करती है पैनिक सेलिंग को और उसको अकोमोडेट करती है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ। हमारा मेन कंसर्न वॉल्यूम से है। मार्केट में जब तक एक अच्छा वॉल्यूम नहीं आएगा तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर जो कैश का इनफ्लो है वो नहीं आ रहा, लिक्विडिटी नहीं आ रही। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कौन थे? म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, HNIs जिनको कहते हैं, और इसके साथ साथ कंपनीज हैं और बैंक्स हैं या फंड कॉर्पोरेट्स हैं जो काफ़ी अरसे से सेलिंग पर हैं या जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। अब जब तक मार्केट के अंदर पैसा नहीं आएगा, लिक्विडिटी नहीं आएगी, तो मार्केट का ब्लड है लिक्विडिटी, तो वो जब तक ब्लड नहीं होगा तो दिल नहीं धड़केगा, वो उसी तरह गुमसुम पड़ा रहेगा। तो इसी तरह से मार्केट जो है वो आज उसने 1415 पॉइंट माइनस, यानी सिर्फ 1.03% माइनस हुई है मार्केट में। लेकिन सिक्लिकल सेक्टर्स जो कि अभी तक चले नहीं थे उनकी शामत आई हुई है, उनको फैक्ट्री लगाई जा रही है ताकि उनके अंदर एक बहुत बड़ा रूम पैदा हो जाए और फिर जब मार्केट वहां से रिवर्सल रहे, जो कहीं नीचे स्पोर्ट 1,36,000 पे बनती है एक बुनियादी स्पोर्ट और उसके बाद दूसरी जो स्पोर्ट है वो बनती है 1,32,200 के करीब। अब या तो मार्केट 1,36,000 से अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ से रिबाउंड करेगी। देखिए, हर चीज़ का अमकान होता है, 100% कोई चीज़ नहीं होती। जो चीज़ हमें चार्ट पर नज़र आएगी, दिखेगी, हम वो बोलेंगे। जो हमें लगेगी हम उसकी कोई वैल्यू नहीं, लगने की कोई वैल्यू नहीं है। जो बंदा ये कहता है कि जी मुझे ये लग रहा है कि मार्केट अब ये करेगी, तो वो 100% रॉन्ग है। भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें क्या लग रहा है, उससे मार्केट को बिल्कुल कोई गरज नहीं है। जो आपको दिख रहा है चार्ट पर सामने आपके, जो मार्केट का बिहेवियर शो हो रहा है, जो दिख रहा है, उसकी अहमियत है। तो इसलिए हमें दिख रहा है कि मार्केट के अंदर फिलहाल कोई बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है, वॉल्यूम नहीं है और यही
नीचे जाकर अगर यही सूरत हाल रहती है 1,36,000 पर, और 1,36,000 की स्पोर्ट जो पहली स्पोर्ट है इसकी अच्छी स्पोर्ट, वहां पर भी वॉल्यूम जनरेट नहीं होते, लिक्विडिटी नहीं आती, तो फिर भी अगर एक रिबाउंड होगा तो वो एक निकलने का चांस होगा। यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए लॉन्ग टर्म में कोई मसला नहीं है, तो वो भी एक निकलने का चांस होगा। वो एक वीक मोमेंटम का हामिल रिबाउंड होगा अगर वॉल्यूम 136 पर जनरेट नहीं होते। और उसके बाद दोबारा फिर मार्केट को वहां पर हम देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जो नजर आ रहा है वो ये कि फिर 1,32,000 का लेवल टच हो सकता है। 1,26,000 से ऊपर मार्केट जो है वो अपने मोमेंटम के अंदर है, जो बुलिश मोमेंटम है उसके अंदर है, तो वो लेवल तो अभी बहुत दूर है, उसकी बातें अभी नहीं करनी चाहिए। जो नज़र आ रहा है उसको देखना चाहिए कि अभी हमें नियर फ्यूचर के अंदर 136 का वेरी फर्स्ट जो सपोर्ट है वो नज़र आ रही है। वॉल्यूम को देखें तो आज 213 मिलियन का वॉल्यूम बहुत ही कम वॉल्यूम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। 1,36,000 39,000 का इंडेक्स 40,000 को आज फिर इसने टच किया। 140K हो और उस पर सिर्फ और सिर्फ 213 मिलियन का वॉल्यूम लगे तो ये बात नहीं बनती। यहाँ से इंडेक्स की सांसें जो है इसी वजह से फूल रही हैं, उसको पूरी तरह से वॉल्यूम की ऑक्सीजन नहीं मिल रही। 1,37,964 की क्लोजिंग है और इंडेक्स 1% डाउन है। आज टोटल मालियत देखें अगर जितनी ट्रेडिंग हुई है 213 मिलियन शेयर की, तो ये 22 अरब की बनती है, जो कि बहुत कम है। एडवांसेस में देखें एफएफसी, मिज़ान बैंक और एफएफसी दोनों के हवाले से कुछ खबरें भी हैं और एफएफसी का रिजल्ट भी रहा, उसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। जीएचजीएल, आईएलपी के रिजल्ट से अच्छी तवक्कुआत हैं, कुछ डिविडेंड में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन देखें ये र्यूमर्स है, कोई 100% कोई बात नहीं है। तो इस वजह से इसके अंदर जो है वो हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। वो एक आम तौर पर जुमला मार्केट में कहा जाता है कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़। तो अगर देखें तो 62 से चलकर यहाँ तक ये प्राइस इन कर चुका है, इस बात को भी ये प्राइस इन कर चुका है। अब मज़ीद यहाँ पर एंट्री लेना कोई नया ख़तरा मूल लेने के मुतरादिफ होगा। तो BHL और ग्लैक्सो ये अच्छे परफॉर्मर थे। ग्लैक्सो हमारी कॉल थी 390 और 95 के दरमियान था जब ये स्टॉक, तो मैंने उसकी कॉल दी थी और ये हमारे पहले टारगेट के करीब पहुंचा 440 के, तो 429 के करीब। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें प्रॉफिट टेकिंग की होगी। यही वो लेवल था, अगर 10 रुपये नीचे भी प्रॉफिट टेकिंग फर्स्ट कर ली जाए मार्केट के हालात को देखते हुए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आगे दोबारा ये रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है 400 का लेवल, 410 का लेवल। तो उसके बाद एंग्रोएच, यूबीएल, लकी, OGDC, माड़ी वगैरह ये दूसरी साइड पर डिक्लाइनर्स में रहे और इन्होंने अच्छा खासा पॉइंट्स का जो है वो कट लगाया। एफएफसी का रिजल्ट रहा, 12 रुपए का कैश डिविडेंड दिया है कंपनी ने और प्रॉफिट के अंदर एक माइनर सा इंक्रीज आया 0.71%। इस वजह से आज स्टॉक के अंदर कोई ज्यादा हलचल नहीं दिखाई देगी। डिविडेंड बहुत अच्छा है लेकिन चूंकि रिजल्ट कंप्रोमाइजिंग रिजल्ट्स हैं तो इस वजह से कोई बड़ा जंप हमें आज इसकी प्राइस में नजर नहीं आया, जिसकी वजह से इंडेक्स के अंदर कोई इसकी मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं आई जिस तरह पहले हुआ करती थी कि रिजल्ट आता था और इंडेक्स को एकदम उठा देता था एफएफसी। तो वो वाली सिचुएशन आज पैदा नहीं हुई। 38 अरब रुपया कंपनी ने कमाया है 6 मंथ के लिए और EPS जो है तकरीबन 26.67 पे रही है, यानी 26 रुपये 67 पैसे, जो कि अगर इसी पीरियड की लास्ट EPS से कंपेयर किया जाए तो 29 रुपीज़ और 2 पैसे है और तकरीबन 8.5 से 9.9% की कमी इसके अंदर देखी गई है EPS के अंदर। और उसकी एक मेजर वजह यह भी है कि चूंकि इसने जो फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम है उसका मर्जर किया था तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए एक्सक्यूज मी। तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ने की वजह से इसकी जो EPS है उसके ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ा और सेल्स की कॉस्ट भी 66% इंक्रीज हुई है। इसके साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट 62.8 बिलियन तक इंक्रीज हुए हैं, जो कि 14% इंक्रीज है। तबीयत जो कि ख़राब है तो ये थोड़ा सा आपको इसमें इनकन्वीनियंस आएगी शायद 1-2 दिन के लिए।
खांसी, गला, जुकाम, जो कि नॉर्मल रूटीन के अंदर ये मौसमी चीज़ें हैं। एनीवे, हाई नून लैब ने साइन किया एक MOU बैक्सिमको फार्मास्यूटिकल के साथ, जो कि बांग्लादेश की एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और उसके साथ उसके जो ऑपरेशन है USA, ब्राज़ील वगैरह में है। तो ये सिर्फ MOU है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लिहाजा कोई बड़ी जो है वो खबर नहीं है। खबर उस वक्त होगी जब एग्रीमेंट होगा। ARPL आर्क्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड, इसने एक शार्प रिकवरी दिखाई है अपने प्रॉफिट के अंदर, और 540 के करीब स्टॉक जो है वो कैप रहा। MEBL ने के बारे में आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, आरिफ हबीब जो लिमिटेड है कंपनी, ब्रोकरेज हाउस, आरिफ हबीब की वैसे काफ़ी कंपनीज हैं, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन है और दीगर कंपनीज हैं, AHCL है, AHL है। तो ये हाउस की, आरिफ हबीब हाउस की तरफ से एक रिपोर्ट शाये हुई है, रिसर्च रिपोर्ट है। रिसर्च रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आप जो 2026 जून है उस तक एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स को देखते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और इस वजह से जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 448 रुपये और 30 पैसे तक जा पहुंचेगी मीज़ान बैंक की। इस वजह से मीज़ान बैंक के अंदर आज अच्छी मूव रही। देखिए, रिसर्च रिपोर्ट्स के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। जिस शेयर को चलाना होता है या जिसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, दूसरे मानों में इन लोगों ने जिस शेयर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है इन हाउसेस के अंदर, ये रूटीन रही है और इनकी हिस्ट्री बताती है कि जिस शेयर को थोड़ा सा चलाकर उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, सेलिंग करनी होती है, माल लोगों को थमाना होता है, उसकी रिसर्च रिपोर्टें शाया करना शुरू कर देते हैं। और ये रिसर्च रिपोर्ट उस वक्त क्यों नहीं आई जब MEBL 200-250 रुपये का था, 300 रुपये का था। अब आप बहुत सारे लोग यहाँ पर ये उज़्र पेश करेंगे कि जी उस वक्त मीज़ान बैंक के जो प्रॉफिट्स थे, या उसकी जो उसका जो कैपिटल है, या उसके जो इनफ्लोज हैं, और उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके जो फाइनेंशियल्स हैं, वो आज से उस 5-6 महीने पहले उस तरह के नहीं थे जिस तरह के अब हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बैंक्स के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं बदलते 5-6 महीने के अंदर। तो इसलिए वो 5-6 महीने पहले भी ऐसे ही थे जैसे अब है। प्रॉफिट्स के अंदर जो है उसके जो बैंक्स डिपॉजिट्स हैं उसके अंदर ज़रूर थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन ये शेयर होल्डर को, आम पब्लिक को माल थमाने का एक बहाना होता है। हो सकता है पर प्राइस चली जाए 2026 में, लेकिन अभी के लिए जो जंप लेकर प्राइस के अंदर जितनी भी अप्रिसिएशन हो जाए, वो 10% हो जाए, वो 15% हो जाए, तो वहाँ पर फिर आप देखेंगे कि हर वो स्टॉक जिसकी रिपोर्ट शाये होती है वहाँ पर उसकी प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो ये एक तरीकाकार होता है माल थमाने का। लिहाजा ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर माल खरीद ना लिया करें। अगर आपकी पहले की कोई पोजीशन है तो उसको ज़रूर कैरी ऑन करें, लेकिन नई पोजीशन नहीं। साज़गार के बारे में आरिफ हबीब की रिसर्च रिपोर्ट, वो कहती है 1569 रुपये तक शेयर जो है वो जा सकता है जून 2026 तक। अब ये भी वही सेम सिचुएशन जो मैंने आपको पहले बताई है कि यहाँ पर भी उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी, या वल्ला जो इसका जो प्लान है वो इसी तरह से होता है, यानी शेयर को उठाने का। जो शेयर आप देखें काफ़ी देर से 1400 रुपये को टच करने के बाद यहाँ से साजियों को रिजेक्शन मिल रही है। तो अगर इस तरह की रिपोर्टें निकलेंगी तो फिर हो सकता है कि इस बार जो ब्रेकआउट हो 1400 रुपये का, वो अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ जाए, और लोग इस चक्कर में कि 1500 से ऊपर जाके हम बेचेंगे इसको, तो वो वहाँ से एक अच्छी जो है वो मूव बना के जब 1400 रुपये को क्रॉस करेगा तो 1450 रुपये के ऊपर, 1500 रुपये के ऊपर ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग उसके अंदर आ जाएगी। तो वो लोग जिन्होंने इस खबर को शाया किया होगा वही वहाँ पर लोगों को माल पकड़ा रहे होंगे। तो ये भी उसी तरह की सूरत हाल है जो पहले मैंने डिटेल में मीज़ान बैंक के हवाले से रिसर्च रिपोर्ट की डिस्कस की है। आपके कुछ शेयर्स हैं मुग़ल स्टील, देखिए ये मुग़ल आज़म जो है वो बिल्कुल ढेर हुआ पड़ा है, और इसके बारे में काफ़ी तवक्कुआत थी कि ये अच्छी मूव देगा, लेकिन चूँकि
प्राइस जो है वो 70 रुपीज़ को सस्टेन नहीं कर पाई। 72 का बड़ी अच्छी सपोर्ट थी इसकी। इसको ऑनर करते हुए यहाँ पर जैसे ISL ने मूव दी है, IL ने बड़े बुरे हालात से निकल कर दोबारा अच्छी मूव दी है, आगा ने दी है, आशा स्टील ने दी है, इत्तेफाक ने दी है, तो बीको स्टील, ये सारे जो स्टील सेक्टर है अच्छी मूव है। मुगल वहीं पड़ा हुआ है। तो ऐसा स्टॉक जो कि अपने पूरे सेक्टर से अलग चल रहा हो और पूरे सेक्टर का बिहेवियर बुलिश हो और ये बीरिश हो, तो इसका मतलब है कि इस स्टॉक के अंदर प्राइस बता रही है, भाव इसका बता रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई फंडामेंटल फ्लॉ है, जिसका अभी जो अंडर दी सरफेस है और अभी सरफेस पर नहीं आया। जब आएगा तो बहुत सारे लोग इस लेवल के ऊपर फंस चुके होंगे। हो सकता है ना हो, लेकिन हमें जो प्राइस एक्शन है वो इससे एक इंडिकेशन मिल रही है, खतरे की बू आ रही है प्राइस एक्शन से। स्टील सेक्टर सारा परफॉर्म कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा? इसके फंडामेंटल्स के अंदर क्या खराबी है और क्या इसकी जो है वो इसकी वैल्यूएशन इसके एसेट वैल्यूएशन, इसकी कंपनी की वैल्यूएशन का हिसाब लगाया जाए तो क्या ये आगा से, बीको से कम है, अमरेली स्टील से कम है? तो ऐसी बात तो नहीं है। मुगल का एक नाम है और कंपनी के बहुत बड़े एसेट्स हैं, बड़े लार्ज कैप कंपनी के अंदर आती है स्टील सेक्टर में। तो फिर मसला क्या है इसके साथ? तो इसलिए प्राइस जो है वो सबसे अच्छा इंडिकेटर होती है। जो भाव है आपका, प्राइस है, वो सबसे अच्छा इंडिकेटर होती है। आपको सारा कुछ बता देती है कि कंपनी के मालिक क्या कर रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई बाइंग पोजीशन यहाँ पर बनानी चाहिए जब तक इसके कोई रिजल्ट सामने नहीं आ जाते, और रिजल्ट तक इसके अंदर जो है वो वेट करना चाहिए। हाँ, टेक्निकल रिवर्सल जो कि 2 से 4 रुपए की हो सकती है वो इसके अंदर आ सकती है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लंबे अरसे के लिए आप इसको गले से नहीं लगा सकते। 66 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग, 66.5 रुपये, 60 रुपये को अगर ऑनर करता है और कल परसों मार्केट में अंदर प्रेशर रहता है, तो आप इसका इंट्राडे करने के लिए या छोटी सी स्विंग करने के लिए इसको आप 64 के आसपास ले सकते हैं। 60 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 4 रुपये का लें स्टॉप लॉस, दोबारा आपको 72 मिल जाएगा। बस इतनी सी मूव इसके अंदर एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी मूव जो है वो और कोई लंबे अरसे के लिए लेना ये खतरे से खाली नहीं होगा। पहले इसके रिजल्ट्स को देखना चाहिए। प्रीमा का आपने पूछा, प्रीमा 39 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। कंपनी तो आपको पता है कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है फंडामेंटली, और बड़ा एक जंप लेकर प्राइस दोबारा नीचे आ रही है। 36 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया, यहाँ से टेक्निकल रिवर्सल आ सकती है दोबारा 42 रुपये तक, यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। या फिर 42 के ऊपर क्लोजिंग दे, अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छी लिक्विडिटी आनी चाहिए इसमें, अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल जो है वॉच एंड वेट करें। ZAL का आपने पूछा, बिल्कुल न्यू कंपनी है और एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, बिल्कुल यूनिक है, इनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है और टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है। आप देखें तो इस पाकिस्तान में और यूनाइटेड अरेबियन एमिरेट्स में इसने अपना एक और ऑपरेशन खोला है, तो अब अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं, रिजल्ट तक लंबी पोजीशन बनाने से पहले रिजल्ट का वेट करना चाहिए। देखिए, पहला रिजल्ट है कंपनी का और इस रिजल्ट को देखना चाहिए। तो 13 रुपये 27 पैसे से ऑलरेडी बढ़कर मटेरियल इन्फॉर्मेशन इसकी आई थी, 28 रुपये 82 पैसे लगा गया और 25 रुपये के ऊपर अभी तक खड़ा है। तो अगर तो इस लेवल को सस्टेन करता है तो एक रिवर्सल एक्सपेक्ट हो सकता है यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर रिवर्सल आता है तो 30 रुपये तक, अदरवाइज इसको सस्टेन नहीं करता, मज़ीद इसको देखें 3-4 ट्रेडिंग सेशन, यहाँ पर अगर सस्टेन नहीं करता और 25 तोड़कर नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये आपको 20 रुपये के आसपास मिल सकता है। तो वहाँ पर बाय करना चाहिए 18 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर। तो लंबी पोजीशन के लिए रिजल्ट का वेट करना चाहिए। उसके बाद सिस्टम का आपने पूछा, बहुत अच्छी कंपनी है और अभी नए इसके कुछ मुआहदे भी हो रहे हैं, कुछ नए बिजनेस एवेन्यूज़ भी तलाश कर रहे हैं। तो इसको अभी 119 रुपये
के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है, तकरीबन 115 और 113 के दरमियान अकैमुलेट करना चाहिए और 130 रुपये का इसका पहला टारगेट हो सकता है। तो सिस्टम का रिजल्ट भी अब हम देखेंगे कि शेयर जो स्प्लिट हुआ है, तो स्प्लिट होने के बाद जो EPS है उसकी वो क्या रहती है, और उसके जो अगला जो रिज़ल्ट है वो पिछले एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रिज़ल्ट उसके अंदर कोई बेहतरी आती है या एज़ इट इज़ रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम में भी लॉन्ग टर्म हवाले से पोजीशन बनाने से पहले देखने वाली चीज़ें हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो चीज़ें थी वो इतनी ही हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद। देखना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।